हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर लेके आए हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 का पेपर सॉल्व कराया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जो वस्तुनिष्ठ हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। तो रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवइत्री। तो कवि शब्द जो होता है उसका दा ऑप्शन राइट है। कवइत्री लिखते हैं हम कवित्री को, इस तरह से लिखते हैं, हमारा दा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। जो वचन हमारे होते हैं, एक चीज के लिए हम एक वचन कहते हैं और एक से अधिक चीज होती है तो वो बहुवचन के अंतर्गत आती है। तो वचन जो हमारे होते हैं वो संख्या के बारे में बताते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन व संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो किसी की अच्छाई है या किसी में मानवता या किसी का बचपन है, ये सब हमारे भाव के बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन सा हमारा भाववाचक संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। तो परिमाण के बारे में थोड़ा, अधिक, न्यून, इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं वो सब हमारे परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आती है। वो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। सम, इंग्लिश में जैसे सम है तो ये हमारा क्वांटिटी बता रहा है, हिंदी में ये परिमाण बता रहा है थोड़ा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, थोड़ा। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, प्रा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताए। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगती हैं। जैसे चार में प्रा लगा दिया तो प्रचार हो गया, और सार में प्रा लगा दिया तो प्रसार हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, और ये उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक में इक लगा दिया, मित्रता में मित्त में ता लगा दिया तो क्या हो गया, मित्रता हो गया। इनके दो प्रकार बताए गए हैं प्रत्यय के। पहला प्रकार होता है किरंदत्त प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, काल कितने प्रकार के होते हैं। काल को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है इस समय वो हमारा वर्तमान काल कहलाएगा, जो बीत चुका है वो हमारा भूतकाल कहलाएगा, और जो आने वाला हमारा समय है वो भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अध्यापक द्वारा जो बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर उन्हीं शब्दों को वो बोलते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन के नाम से जानते हैं। मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन हम किसी दूसरे को बिना मतलब परेशान किए या बाधा पहुंचाए कर सकते हैं, मतलब उससे किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हम मन ही मन में किसी चीज को पढ़ते हैं। और अविकास के क्षणों के भी उपयोग कर सकते हैं। मौन वाचन के द्वारा हमें जो भी छुट्टियां मिली हैं उसका भी हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम घर पर रहकर जो भी हमारी छुट्टियां हैं उसे हम मन में पढ़ के और अच्छे से हम उसे रिवाइज कर सकते हैं जो भी हमने लर्न किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं वो शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता जिसके बारे में कहा जाए, इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है उसमें बोलने वाला आता है, जैसे मैं और हम। सेकंड है मध्यम पुरुष, जिससे बोला जाए, जिससे बात कर रहे हैं, जैसे तू, आप और तुम।
अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वे, उनसे, उन्होंने। तो 3 प्रकार बताएं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके आएंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 12, गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। गद्य और पद्य में आपको डिफरेंस बताना क्या है। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने मन के भावों एवं विचारों को प्राय गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। गद्य के द्वारा ही हम अपने मन के, जो भी हमारे मन के भाव हैं या विचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरों के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा सरलता से किया जा सकता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। कहने का तात्पर्य है, गद्य में हम अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। गद्य की जो रचना होती है वो अर्थ से प्रधान होती है और व्यवस्थित होती है। लेकिन पद्य में क्या होता है, पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य में संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना होती है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं पॉइंट में किस तरह से है। सबसे नंबर 1 पॉइंट है, गद्य में वाक्य, विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में नियमों का कोई बंधन नहीं होता। गद्य में हमारा कोई भी एक वाक्य पूरा होता है, उसमें हम विराम का प्रयोग करते हैं। पद्य में इनका कोई बंधन नहीं होता है। तो गद्य कैसा है, गद्य में हम कोई भी हमारा वाक्य पूरा होगा उसके लास्ट में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जबकि पद्य में हम कोई भी कविता लिख रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है हम विराम चिन्ह का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, पद्य में गति एवं लय की कोई भूमिका नहीं होती। पद्य में ना कोई गति होती है ना लय की भूमिका होती। पद्य में लय और गति की भूमिका होती है। पद्य में कोई भी कविता गाएंगे हम या कोई भी कविता किसी को सुनाएंगे तो वो एक लय और गति के अनुसार सुनाती हैं, जबकि गद्य में एक पैराग्राफ होता है, उसे हम कोई लय और गति के अनुसार नहीं सुनाते हैं। थर्ड है हमारा, पद्य की जो रचना होती है वो छंद बंद और छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में कोई भी छंद का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सा है, गद्य में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, पद्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पद्य में गति एवं लय की भूमिका होती है, गद्य में गति और लय की कोई भूमिका नहीं होती है। पद्य की रचना छंदबंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित साधन है। सबसे पहला है चित्त पठन। बच्चों को चित्तों का ज्ञान प्रदान कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछना। हम बच्चों को चित्त दिखाकर उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, ये हमारा मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। सेकंड है कहानी पठन। बच्चों को गृहकार के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी कहानी पठन के अंतर्गत आता है। बच्चों को कोई भी चित्र दे दिया, उसके बारे में बता दिया, या कोई भी कहानी कोई भी हमने टॉपिक दे दिया और उनसे कह दिया इस टॉपिक पर आपको कहानी बनाकर लानी है, तो इससे बच्चों को कहानी बनाने को प्रोत्साहित करना भी, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। थर्ड है कविता। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा मस्तिष्क का विकास होता है। कविता के द्वारा हम बच्चों के उच्चारण सुधार सकते हैं, अक्षर और जो उनकी अभिव्यक्ति है उसे भी हम उसका भी विकास कर सकते हैं। फोर्थ है अभिनय एवं अनुसरण। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है। जब उन्हें अभिनय के लिए कोई भी नाटक वगैरह करने के लिए कहते हैं तो जब वह उसे बोलते हैं तो उससे उनके उच्चारण में भी सुधार होता है। अगला है 5th पॉइंट, वाद विवाद। वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक व संकोच खत्म हो जाती है। जब बच्चे वाद विवाद या स्पीच बोलते हैं तो उनमें उन्हें बोलने में कोई झिझक नहीं होती, उससे उनकी झिझक खत्म हो जाती है, वो हर किसी के सामने अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता बतानी है क्या है। सबसे पहला है कहानी शिक्षण से ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी हम कहानी सिखाते हैं तो बच्चों को उससे कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो इससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास, नैतिक विकास होता है, तो इस तरह से उनके पूरा विकास होता है। सभी विकासों में महत्वपूर्ण होती है कहानी शिक्षण। थर्ड है कहानी अभिव्यक्ति सृजनात्मकता एवं अर्थ ग्रहण का भी विकास करती है।
कहानी अभिव्यक्ति के द्वारा सृजनात्मकता आती है बच्चों में और अर्थ ग्रहण करने की भी क्षमता का विकास होता है। फोर्थ है, कहानी भी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है, मतलब कोई भी टिपिकल नहीं है, आसानी से हम बच्चों को मनोरंजन करा सकते हैं कहानी के माध्यम से। फिफ्थ है, कहानी विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, गद्य पढ़ने के लिए भी उत्साहित करती है, क्योंकि कहानी में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें बोरियत नहीं होती है। सिक्स है, कहानी विद्यार्थियों की कल्पना शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि बच्चे कहानी के माध्यम से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हैं, इससे उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता लगाया जा सकता है, या सिंपल शब्दों में कहते हैं जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारी क्रिया विशेषण हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संबंध बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस, जिन आदि। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, जिसका काम ऊंचा उसका नाम ऊंचा, तो जिसका और उसका। जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है, जो और जो। इन वाक्यों में जो और जिसका संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जिस समास में दो पदों के अतिरिक्त अन्य कोई पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह समास संज्ञा और विशेषण से बनते हैं और इनमें दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं, इसका विग्रह किया जा सकता है। दूसरे पद के जिसके रूप में भी कारक आते हैं, केवल कर्ता और संबोधन नहीं आता। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें दो पद के अतिरिक्त अन्य कोई पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इसमें अन्य कोई पद प्रदान हो रहा है, पहला और दूसरा पद प्रदान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें कोई विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, अपउपसर्ग है शब्द हमारा वह, मान, बात, तो अपव्यय, अपमान, अपवाद ये हमारे नवीन शब्द बने जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से अनु उपसर्ग है, गामी, रागी, वाद ये हमारे शब्द हैं, तो क्या बन जाएगा, अनुगामी, अनुरागी, अनुवाद। इसी प्रकार से अब उपसर्ग और तार और गुण हमारे शब्द हैं, तो अवतार और अवगुण हमारा नवीन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अभी उपसर्ग है, मान और उदय शब्द हैं, तो अभिमान अभिधुम्य हमारा उपसर्ग बन जाएगा, इसी वो हमारा नवीन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से आ उपसर्ग है, जन्म और गमन में अगर हम आगमन और आजन्म लगा देंगे तो हमारा ये नवीन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से कुपसर्ग है, संग और मार्ग हमारे शब्द हैं और कुसंग और कुमार्ग हमारे नवीन शब्द मतलब बन जाएंगे उपसर्ग लगे हुए। इसी प्रकार से दुर उपसर्ग है और जन, आचार और उपयोग में अगर हमने दुर उपसर्ग लगा दिया तो दुर्जन, दुराचार और दुरुपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है निर हमारा उपसर्ग है, इसमें शब्द हमारे दोष और धन है, इसमें अगर हम निरुपसर्ग को जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बनेगा निर्दोष और निर्धन। इसी प्रकार से प्रा हमारा उपसर्ग है, बाद, कोप, ख्यात और मुख ये हमारे शब्द हैं, अगर इसमें प्रा जोड़ देंगे प्रवाद, प्रकोप, प्रख्यात और प्रमुख ये हमारे नए शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार से प्रति उपसर्ग है और निधि और मास हमारे शब्द हैं, अगर इसमें प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिनिधि और प्रतिमास हमारे नए शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार से वि हमारा उपसर्ग है और जय, मल, न, देश, इसमें अगर हम वि जोड़ देंगे तो विजय, विमल,
विनय और विदेश हमारे नवीन शब्द बन जाएंगे। सह हमारा उपसर्ग है, इसमें चर और गामी शब्द है। अगर चर में सह जोड़ दिया सहचर और गामी में चर सह जोड़ दिया तो सहगामी हो जाएगा। अब है प्रत्यय, जो सार्थक शब्द शब्द के अंत में जोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द शब्द के बाद में जोड़ते हैं या अंत में जोड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय के नाम से जाते हैं। जैसे मित्र में अगर हम ता जोड़ देंगे तो हमारा नवीन शब्द जो बनेगा वो मित्रता बन जाएगा। धन में बान जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। प्रत्यय के दो प्रकार बताए हुए हैं, किरंदन और तद्धित प्रत्यय। क्रंदन प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं, मतलब क्रिया से बनते हैं। जैसे ई, हट, बट, पा, ता, आस, त्व, या, हुआ, ये सब हमारे क्रंदन प्रत्यय हैं क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के आगे जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। मतलब जो संज्ञा और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लोग जो लगाते हैं वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो हमारे क्रंदन प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित में कौन से आते हैं, अर, हारा, त्व, पा, ई, या, इव, ता आदि हमारे तद्धित प्रत्यय। उम्मीद करते हैं आपको 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हम इसका और पेपर देखने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।